नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं सोशल शर्मा जी। चलिए मेरे साथ सोशल स्टडीज़ की दुनिया में, जहां हम हिस्ट्री से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी के फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, पॉलिटी की ताकत को समझेंगे और ये देखेंगे कि इकोनॉमी किस प्रकार से हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो चलें। हेलो बच्चों, तो आज हमें पढ़ना है सिविक्स क्लास 10th चैप्टर 1, जो कि है पावर शेयरिंग। अगेन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को एक नाम दिया जाए, शॉर्ट नेम, तो वो है भाई सबका साथ सबका विकास, और यही इस चैप्टर में समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर को अपन ने लेक्चर वाइज डिवाइड करा है। सिविक्स चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 से लेकर सिविक्स चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4 तक। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग, कि भाई पावर शेयरिंग क्या होती है। बेल्जियम और श्रीलंका के केस देखेंगे, है ना। वहां सेम प्रॉब्लम थी, एथनिक प्रॉब्लम, और कैसे दोनों ने सॉल्यूशन निकाला उसका। दोनों ने अलग अलग पाथ चुने और दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स हुए। ठीक है, फर्दर देखते हैं आगे। तो सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट अप्रोचेस। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि भाई दोनों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। सेम प्रॉब्लम जो एथनिक प्रॉब्लम थी, मेजोरिटी माइनॉरिटी की। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग गुड क्यों है, डिजायरेबल क्यों है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडेंशियल एंड मोरल रीजंस, ये भी हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, है ना। और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये 4 टाइप्स ऑफ या 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपकी किताब में दे रखी है, जो कि बहुत बेसिक है। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए किस फ्लो में चलेगा ये क्लास, चैप्टर फ्लो रहेगा, किस फ्लो में अपना चैप्टर चलेगा। चलिए, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। कि भाई पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की जो होती है उसको हम अलग अलग बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक देश में अलग अलग धर्म को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो टुडे ऑलमोस्ट नो कंट्री इज होम ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और पीपल। मतलब कोई भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म कल्चर को फॉलो नहीं करती है। अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन। तो अ कंट्री इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पीपल, बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। तो कहने का मतलब है कि कंट्री में डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रेजेंट वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो शायद डाइवर्सिटी ना हो, जिसमें एकदम यूनिफॉर्म कंट्री हो। एक मतलब एकदम यूनिफॉर्म कंट्री हो, ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो स्मॉलर इन साइज है, बहुत छोटी कंट्री है, जहां पर यूनिफॉर्म कल्चर है, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रिलीजन है। ठीक है ना। ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं नेशन स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट्स, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक। तो अभी इस चैप्टर में जो बेसिक डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है एथनिक ग्रुप की। ध्यान रखिएगा, एथनिक ग्रुप। तो इट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कल्चर के बेस पे अगर हम कोई सोशल ग्रुप या सोशल डिवीजन बनाते हैं या देखते हैं किसी पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। ठीक। तो पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। तो ध्यान रखिएगा, जो पीपल बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप को, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वो उनका कॉमन डिसेंट है। कॉमन डिसेंट मतलब उनकी सेम एंसेस्ट्री है, उनके पूर्वज भी सेम कल्चर को फॉलो करने वाले रहे हैं, है ना, सेम लैंग्वेज को बोलने वाले रहे हैं। ठीक। बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। तो उनकी फिजिकल टाइप की भी सिमिलैरिटी है प्लस कल्चर की भी सिमिलैरिटी है। इस बेस पे वो अपने आप को सेम एथनिक ग्रुप मानते हैं। तो फिजिकल टाइप क्या होता है भैया, फॉर एग्जांपल कि फिजिकल उनके जो ट्रेड्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भाई बहन हैं उनके फिजिकल ट्रेड्स सेम होते हैं, कि भाई उनकी हाइट हो गई, आंखें हो गई, बाल हो गए, स्किन कलर हो गए। तो ये सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप की वजह से और कल्चर की वजह से या दोनों की वजह से उनमें एक जो है बॉन्ड होता है। ठीक है, उनमें एक कॉमननेस होती है। ठीक।
तो आगे देखिए, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। तो जरूरी नहीं है कि जो एक एथनिक ग्रुप में जो पीपल हैं उनकी नेशनलिटी सेम हो, रिलीजन सेम हो। कई बार अलग अलग रिलीजन के लोग भी क्या होते हैं, सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई गुजराती, तो गुजराती मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदूज भी होते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो गुजराती अपने आप में एक एथनिक ग्रुप हो गया, मराठी अपने आप में एक एथनिक ग्रुप हो गया। अब इसमें कई रिलीजन के लोग भी हो सकते हैं और नेशनलिटी भी जरूरी नहीं है कि उनकी कॉमन हो, है ना। एग्जाम्पल, तो आज बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं विदेशों में, है ना। बहुत सारे गुजराती बाहर रहते हैं, पंजाबी बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, दे मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं वही फेस्टिवल्स जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। उनका रहन सहन, पहनावा, सब कुछ, लैंग्वेज सब कैसी है, जो इंडियंस की, तो वो भी उसी एथनिक ग्रुप का पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल गुजराती, तो गुजराती इंडियंस भी हैं, गुजराती फॉरेनर्स भी हैं, ठीक, जो दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, तो वो इंडियंस ही, क्लियर है ना, सेम कल्चर का फॉलो कर रहे हैं। तो नेशनलिटी उनकी बदल गई लेकिन कल्चर सेम है, तो सो दे बिलोंग टू सेम एथनिक ग्रुप, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट एथनिक ग्रुप से मिलके बनती है, ठीक। तो ये समझ में आया हमको भाई एथनिक ग्रुप क्या होता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसको याद करना है। और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, ये वाला पॉइंट तो आपको लिखना ही है, क्लियर है। मतलब बेसिकली 3 पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट में आपको इसको आंसर करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंसेप्ट आता है भाई, क्या कंसेप्ट आता है भाई, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एथनिक ग्रुप्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, कई एथनिक ग्रुप्स की पॉपुलेशन कम है, तो उनको हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकते हैं। तो इंडिया में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कौन मेजॉरिटी कहलाएगा, कोई कौन माइनॉरिटी कहलाएगा। फिर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में ऑब्जर्व किया है कि टू बी ए माइनॉरिटी, हमारे देश में किसी को अगर किसी सोशल ग्रुप को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए तो उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली है न्यूमेरिकल इंफीरियरिटी, दूसरी है डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक। न्यूमेरिकल इंफीरियरिटी मतलब कि वो नंबर्स में कम हो, और दूसरा है डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब दूसरे कल्चर से उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट हो, ठीक। तो इन 2 चीजों के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को नोटिफाई किया है। कौन कौन सी है वो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन्स। अब ये प्रश्न उठता है भाई, आप पूछोगे कि सर हमारे, आप तो बोल रहे हैं कल्चर के बेस पे, है ना, हम जो है एथनिक ग्रुप को डिसाइड करते हैं, यहां पर तो रिलीजन के बेस पे कर रखा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज बना रखी है। बिल्कुल, तो देखिए भैया, हमारे देश में 2 तरह की माइनॉरिटीज होती हैं, एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, ध्यान रखिएगा, और एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे। तो रिलीजन के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे। तो देखो हमारे देश में, ध्यान रखिएगा, जो हमारा कल्चर है, कल्चर को डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है रिलीजन, क्योंकि हमारा सारा कल्चर ही रिलीजन पर बेस्ड होता है ना। हिंदुओं का अलग कल्चर हो गया, मुस्लिम्स का अलग कल्चर हो गया, क्रिश्चियंस का अलग कल्चर हो गया। तो हमारे देश में हमारा कल्चर ही बेस्ड है रिलीजन पे, ध्यान रखिएगा। रिलीजन इज लाइफ स्टाइल इन आवर कंट्री, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि रिलीजन जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एथनिसिटी को डिसाइड करने में। दैट इज वाई हमारे देश में रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक। फिर कुछ स्टेट्स में, तो हमारे देश में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है माइनॉरिटी स्टेटस। तो सेंट्रल लेवल पे तो इतनी माइनॉरिटीज हैं, ये 6 माइनॉरिटीज रिलीजन बेस पे। कुछ स्टेट में लैंग्वेज के बेस पर भी क्या दे रखा है, कुछ एथनिक ग्रुप्स को माइनॉरिटी का स्टेटस दे रखा है, ठीक। तो चलिए डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं इसके ज्यादा, हमें बस ये समझना है यहां पर 2 कंसेप्ट कि एथनिक ग्रुप क्या होता है और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या होता है, ठीक। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आते हैं अपन टॉपिक पे, जो कि है पावर शेयरिंग। पावर मतलब शक्ति, शक्ति कौन सी, पावर टू रूल, पावर टू मेक लॉज, पावर टू गवर्न, पावर टू मेक डिसीजंस। तो ये जो पावर है एक कंट्री में, मतलब सत्ता की पावर, ठीक है ना। तो ये पावर को शेयर करने की बात हो रही है, ठीक। अमंग हुम, किस किस के बीच में, अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स। तो हमें एक ऐसा सिस्टम कंट्री में अपनाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों के लोग, सभी एथनिक ग्रुप्स को पावर में कहीं ना कहीं शेयर मिले। ऐसा नहीं कि वो एलिनिएट फील कर रहे हैं, अपने आप को अलग थलग फील कर रहे हैं, है ना। या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कंट्री में, मान लो 70-80% जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही पूरी पावर को लेके बैठ गई और दूसरे लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उनके इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत दिक्कत का विषय है,
ठीक है, तो पावर शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ ए कंट्री, अमंग डिफरेंट पीपल, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पूरा सेटअप है ये, इस पूरा सिस्टम हमें समझना है कि भाई पावर शेयर कैसे होती है, ठीक, एक कंट्री में, वो हमें देखना है। क्योंकि देखो पावर शेयरिंग इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम डेमोक्रेसी हैं और पावर शेयर नहीं कर रहे हैं तो वी आर नॉट अ गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देख लो फटाफट, इसको लिखते जाओ साथ साथ। मैंने बोला कॉपी और पेन आपको लेके बैठना है। तो पावर शेयरिंग इज ए प्रैक्टिस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वेयर मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर अमंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल्स। तो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, वो सोशल और इकोनॉमिक पावर को आपस में शेयर करते हैं। ये जो सिस्टम होता है ना, इसी को बोलते हैं हम पावर शेयरिंग का सिस्टम, और जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो ध्यान रखिएगा देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल्स। तो हमारे देश में सभी कम्युनिटीज के लोग साथ में बैठे और उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार से पावर को जो है शेयर किया जाएगा सभी कम्युनिटीज के बीच में, और वही हमारी डेमोक्रेसी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक बार और पढ़ देता हूं मैं डेफिनेशन को, थोड़ा बार बार मैं पढ़ता हूं ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए। तो पावर शेयरिंग इज ए प्रैक्टिस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब यहां पर एक शब्द और ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस है पावर शेयरिंग। मतलब अगर देश में प्रॉपर पावर शेयरिंग हो रही है, सभी कम्युनिटीज एक दूसरे के रिलीजन को, कल्चर को रेस्पेक्ट करती हैं, सभी आपस में मिलकर रूल करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में देश में खुशहाली और शांति रहती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। ठीक, बस यही चीज इस चैप्टर में समझाई गई है बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, और अभी डिटेल में भी देखेंगे पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला केस आता है बेल्जियम का केस। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, है ना, मैप पर भी प्रॉपरली दिखती नहीं है। ठीक, हमारे देश में जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटी है। ठीक, तो बेल्जियम कहां है भाई? यूरोप का मैप बड़ा करके देख लेते हैं अपन। तो ये रहा आपका बेल्जियम ग्रीन कलर का। ठीक, तो ये बेल्जियम के साउथ में है फ्रांस, नॉर्थ में है नीदरलैंड, ईस्ट में है जर्मनी, और यहां पे एक छोटी सी कंट्री भी है जिसको हम बोलते हैं लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैप, फ्रांस कहां है, नीदरलैंड्स कहां है, जर्मनी कहां है। ठीक, तो इसके चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं देखिए फटाफट। अब देखिए साउथ में है फ्रांस, तो फ्रांस के साउथ में होने से जो सदर्न पार्ट है बेल्जियम का, दैट इज अफेक्टेड बाय फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो इस एरिया में भी फ्रांस बोली जाएगी सदर्न पार्ट में। अब चूंकि नॉर्थ में नीदरलैंड है और नीदरलैंड में डच बोलते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट जो बेल्जियम का है वो अफेक्टेड बाय डच पीपल, तो यहां पे डच बोली जाएगी। ठीक, तो और ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा एरिया ऐसा है जो जर्मन बोलता है। तो हम वही देखने वाले हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब एथनिक ग्रुप की बात कर रहे हैं कि बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो बेल्जियम में दो मेजर रीजन है, एक ये वाला रीजन जिसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, एक ये वाला रीजन जिसको बोलते हैं अपन वेलोनिया रीजन। ठीक, तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा है ये हमारा हरियाणा। ठीक, इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो बताया मैंने आपको बॉर्डर्स हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। तो ये जो फ्लेमिश रीजन है यहां पर 59% पीपल रहते हैं। ठीक है ना, एंड स्पीक डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। ठीक, अनदर 40% ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। तो ये वेलोनिया रीजन है, यहां पे 40% पीपल रहते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग। तो ध्यान रखिएगा कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में जो डच बोलने वालों की पॉपुलेशन है वो है 59%, और फ्रेंच बोलने वालों की पॉपुलेशन जो है वो 40%। तो नेचुरली जिनके न्यूमेरिकली ज्यादा जो हैं, जिनके नंबर ज्यादा हैं वो मेजॉरिटी कहलाए, और जिनके नंबर्स कम है वो माइनॉरिटी कहलाए। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पर एक विचित्र व्यवस्था थी। कहां पर? बेल्जियम में, कि जो देश में मेजॉरिटी में है डच बोलने वाले लोग वो पिछड़े थे, दे वर पुअर एंड लेस डेवलप्ड, और जो माइनॉरिटी थी यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो रिच भी थे और डेवलप्ड भी थे। ठीक, क्यों थे वो अपन देखते हैं। आगे देखो फटाफट। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। तो ये इधर साइड में जर्मन बोलने वाले लोग हैं, 1% है। ठीक है, तो इनकी तो बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जर्मन बोलने वालों से। तो आपस में दो एथनिक ग्रुप का क्लैश जो अपन देखेंगे
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वो किसका देखेंगे, डच स्पीकिंग पीपल का और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का। ठीक है, तो देखिए अब देखो जो दो रीजन्स हैं फ्लेमिश और वेलोनिया, इनमें तो हम समझ गए कि एथनिक कंपोजिशन क्या है, लेकिन जो ब्रसल्स थी वहां की कैपिटल, वहां पर कुछ और ही व्यवस्था थी। तो इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग पीपल। तो अब तो जो कैपिटल थी ब्रसल्स, वहां पर भाई 80% लोग क्या क्या बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। अब देखो जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है डच बोलने वाले, वो ब्रसल्स में माइनॉरिटी में है, और जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है फ्रेंच बोलने वाले, वो ब्रसल्स में मेजॉरिटी में। तो पहले ऐसा ही हुआ करता था भैया, जो कैपिटल थी या जो जहां पर राजा बैठता था, राजा की सीट थी, तो राजा के आसपास या कैपिटल सिटी में रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादा पावरफुल होते थे, ज्यादा रिच होते थे, डेवलप्ड होते थे। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो यही कारण था कि भाई फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वो ज्यादा डेवलप थे, ज्यादा रिच थे, ठीक है, एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी विच इज डच स्पीकिंग पीपल। फर्दर देखो आगे, तो ये एक बार देखिएगा ध्यान से, है ना। क्वेश्चन बनता है इस पर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन पर शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक, तो ये अपने को पूरा लिखना है इस प्रकार से कि भाई बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है इट हैज इतने इतने बॉर्डर्स, कहां कहां बॉर्डर्स है उसके, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इतने लोग फ्लेमिश रीजन में, इतने लोग वेलोनिया रीजन में। ठीक है ना, बेल्जियम की कंडीशन अलग थी, बेल्जियम में 80% फ्रेंच पीपल और 20% डच स्पीकिंग पीपल रहते थे। ठीक, आगे देखिए, तो क्वेश्चन रेडी करते हैं साथ साथ। हालांकि मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा और एक पूरा लेक्चर आपका केवल क्वेश्चन आंसर्स पर ही होगा और डाउट्स पर होगा। ठीक, तो निश्चित रहें। तो देखो, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल while the Dutch speaking people was less developed and poor. ठीक, दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग पीपल। रिसेंटेड मतलब टू फील एंग्री, तो डच लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि भाई ऐसा क्यों है, हम मेजोरिटी में हैं लेकिन हम पीछे हैं। ठीक, दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो उनको बहुत बाद में जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन मिला। ठीक, तो ये जो इम्बैलेंस था, है ना, वहां के एथनिक ग्रुप्स में, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन बोथ इन 1950s एंड 1960s। तो उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हुई। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में ज्यादा टेंशन थी। ठीक, ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी स्पेशल? कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो ब्रसल्स में माइनॉरिटी में थे, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो ब्रसल्स में मेजोरिटी में थे। ठीक, तो ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। The Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. ध्यान रखिएगा, the tension further increased as the Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. क्लियर है? तो ये एथनिक कंपोजिशन हमने देखा बेल्जियम का, और इसके कारण से जो जो दो वहां पर मेजर एथनिक ग्रुप्स थे उनके बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने रिजॉल्व कैसे किया, है ना, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो एक और केस है हमारे पास जिसको बोलते हैं श्रीलंका का केस। तो श्रीलंका भी एक आइलैंड नेशन है ना, इंडिया के पास में ही, तमिलनाडु कोस्ट के पास में। ठीक, तो यहां पर एथनिक कंपोजिशन क्या थी वो भी हम देख लेते हैं। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कोस्ट के पास में श्रीलंका कंट्री है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। तो यहां पर भी श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो फर्दर देखते हैं आगे, मैप देखिएगा, तमिलनाडु, श्रीलंका, और हमें पता है कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, पाक स्ट्रेट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो फर्दर देखते हैं अब क्या एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला एक लैंग्वेज है जिसको बोलने वाले को बोलते हैं सिन्हालीज। ठीक, तो ये 74% है। तो मेजर जो एक मेजॉरिटी है वहां पर वो सिन्हाला स्पीकर्स की है 74%, एंड तमिल स्पीकर्स 18%। तो सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, तमिल स्पीकर्स 18% है। ठीक है, तो फर्दर देखिए, यहां पर बीच वाले एरिया में कौन रहते हैं? सिन्हालीज, जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और ये 74% है। इनका जो धर्म है, जो रिलीजन है,
वो है बुद्धिस्ट। ये मेजरली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक, फिर आते हैं आपके तमिल्स। तमिल्स है 18%। अब तमिल्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं श्रीलंका के। कुछ है श्रीलंकन तमिल्स, ठीक, जो 13% है आउट ऑफ दिस 18, और कुछ है इंडियन तमिल्स जो कि 5% है। ठीक, अब ये इंडियन तमिल्स कौन है भाई? तो जब हम पर अंग्रेज लोग रूल किया करते थे अंडर कॉलोनियल पीरियड, तो बहुत सारे इंडियंस को यहां से वो ले गए और वहां पे सेटल किया फॉर प्लांटेशन वर्क्स, है ना, और बहुत सारे खेती वगैरह करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। ठीक, तो उनको बोलते हैं अपन इंडियन तमिल, जो वहीं सेटल हो गए। ठीक है, तो अमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स। तो तमिल्स के अंदर दो सब ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। क्लियर है? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% है। द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो श्रीलंकन तमिल जो थे ये नॉर्दर्न पार्ट, है ना, और ईस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड थे। ठीक, जाफना पेनिनसुला बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो तमिल स्पीकर जो थे वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, और सिन्हालीज जो रिलीजन फॉलो करते थे वो था बुद्धिस्ट। ठीक, देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालीज। तो 7% क्रिश्चियंस भी थे जो सिन्हाली भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। तो ये ज्यादा टेंशन का विषय नहीं है। जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो किन दो कम्युनिटीज के बीच में होगा? सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी। ठीक, और वो कैसे होगा और ये फिर क्या स्टेप्स लेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट क्या रहेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो देशों की एथनिक कंपोजिशन हमने देखी, एक बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन और एक श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, अब ये दोनों देशों में सेम प्रॉब्लम है कि दो एथनिक ग्रुप हैं, दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये दोनों ही देश अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व मतलब कैसे उसको कॉन्फ्लिक्ट को सही करेंगे। ठीक, तो फटाफट देखो, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच। तो बेल्जियम में भाई डच बोलने वाले ज्यादा थे, 59% थे, तो हो सकता है कि वो क्या करें, जो उनकी पॉपुलेशन है ना, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो वो अपनी इच्छा फ्रेंच लोगों पर एनफोर्स कर सकते थे। ठीक, एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। तो अगर वो ऐसा करते तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता, और दिस वुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो देश का विभाजन हो सकता था। वही हमारे भी देश का विभाजन हुआ है, हालांकि हमारे देश का विभाजन अलग कारणों पे हुआ है, एथनिक ग्रुप्स के बेस पर नहीं हुआ, रिलीजन के बेस पे हुआ हमारे देश का विभाजन। ठीक है ना, तो बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। तो ये हो सकता था कहां पर? बेल्जियम में, अगर दोनों एथनिक ग्रुप्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते तो। श्रीलंका में क्या हुआ भाई? तो इन श्रीलंका द सिन्हालीज एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। तो सिन्हालीज तो 74% थे एंड कुड इंपोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। बिल्कुल, तो व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। तो इन दोनों देशों में क्या हुआ? ठीक, तो यही हमें समझना है इस चैप्टर में कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। तो फर्दर देखिए आगे। तो इफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स फाइट अमंग ईच अदर द कंडीशन कैन रियली बिकम वर्स। तो अगर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो देश बहुत पीछे रह जाता है, पीछे चला जाता है, डेवलपमेंट वहां नहीं हो पाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है भाई? कि देश जो है वो गरीब देश हो गया, अंडर डेवलप्ड देश हो गया। ठीक, तो बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका एडॉप्टेड डिफरेंट अप्रोच या पाथ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। तो दोनों ही बेल्जियम और श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी सेम थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग पाथ को चुना। ठीक, तो बेल्जियम एडॉप्टेड एकोमोडेशन अप्रोच। तो बेल्जियम ने अकोमोडेशन अप्रोच को चुना और श्रीलंका ने जो एडॉप्ट किया वो था मेजॉरिटेरियन अप्रोच। ठीक है ना, तो अकोमोडेशन मतलब होता है सामंजस्य और समझौता। समझौते का रास्ता उन्होंने चुना। सभी लोग, सभी धर्म, सभी कल्चर के लोग आपस में बैठे, बातचीत करी, पावर को शेयर किया, जिससे उस कंट्री में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। वहीं श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन अप्रोच को अपनाया, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी जो चाहती है वही होगा देश में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया और वहां पर हो गया सिविल वॉर। क्या हो गया? सिविल वॉर। तो यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ध्यान रखिएगा कि भाई कौन कौन से स्टेप्स लिए। बेल्जियम ने ऐसा क्या एकोमोडेशन मॉडल जो अपनाया, उसमें ऐसा क्या क्या किया, और श्रीलंका ने क्या क्या किया जिससे वहां ये दिक्कत हो गई, और इन दोनों एग्जांपल से अपन सीखेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।